हाँ बेटा। चलिए अब पहले तो बताएं, स्क्रीन विजिबल है बेटा आप सबको, आराम से ऑडियो वीडियो क्लियर है? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम चलेंगे आज फीचर्स ऑफ कंपनी। एक कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं या कौन कौन से फीचर्स हैं जो एक कंपनी में होते हैं। बहुत मेन फीचर्स की अपन बात करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो फीचर्स है वो उन लिमिटेड है फीचर्स, राइट। हमने ऑलमोस्ट ज़्यादातर फीचर्स आखिरी लेक्चर में अपने डिस्कस करे। जो हमारा पहला सबसे बड़ा फीचर है वो क्या है, वो है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि जो सबसे बड़ा फीचर होता है किसी भी कंपनी का वो होता है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी मतलब किसी भी कंपनी को उसके मेंबर्स से आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसका अपना खुद का नाम होता है, ठीक है ना, इट्स ओन नेम, एंड इट एक्ट और इट वर्क्स, इट एक्ट और वर्क्स अंडर इट्स ओन नेम। यानी उसे किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मैंने एक केस लॉ भी बताया था आपको, सलोमन वर्सेस सलोमन का केस लॉ, जो सबसे पहला केस लॉ था इस दुनिया का जिसके अंदर कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी होती है। इस बात को कंफर्म किया गया, यानी उन्होंने इस बात को कंफर्म करा कि हाँ कंपनी का सेपरेट आइडेंटिटी है, और कंपनी का चूंकि सेपरेट आइडेंटिटी है तो जो भी होगा वो कंपनी के नाम से होगा, अलग से कुछ भी नहीं होगा। भले ही उस कंपनी को, यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा, भले ही कंपनी में, ये ध्यान सुनिएगा क्योंकि जो सलोमन केस लॉ था उसका सबसे मेन जो जो रीज़न था, उस केस लॉ को इतना जो इंपॉर्टेंस हम लोग देते हैं, लैंडमार्क केस लॉ मानते हैं, वो क्या, मैंने लास्ट लेक्चर में कहा भी था आपको कि जो जो वो बेसिकली पहले एक प्रोप्राइटरी बिजनेस था, फिर वो पार्टनरशिप बिजनेस बना, जिसमें जो मिस्टर सलोमन दे ही वाज द प्रोप्राइटर, देन ही कन्वर्टेड हिज बिजनेस इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। फिर उन्होंने अपने बेटे को भी, अपनी बेटी को भी, अपनी दूसरी बेटी को भी, अपनी वाइफ को भी, सबको उसमें इंक्लूड कर लिया, और बाद में कंपनी में कन्वर्ट करा। जैसे ही कंपनी में कन्वर्ट करा तो ही दे ऑल बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी, और मेंबर्स बनने के बाद में उनके अलावा कोई और मेंबर नहीं था, वही 5-7 लोग मेंबर थे कंपनी के अंदर। अब बाद में उन्होंने डिबेंचर्स वगैरह इशू करे, उसमें से कुछ डिबेंचर्स उन्होंने खुद को इशू कर दिए, कुछ डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करे, कुछ लोन वगैरह बाहर से लिया। जब पेमेंट करने की बारी आई तो उन्होंने पहले पेमेंट खुद को करा, क्योंकि जनरली जब कंपनी का वाइंड अप होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कंपनी का जब वाइंड अप होता है तो जो पहला पेमेंट होता है वो हमेशा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को होता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, यानी जो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड है या जिन्हें कोई ना कोई सिक्योरिटी दी गई है। अब चूंकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो सबसे सिक्योर्ड माने जाते हैं, अब भले ही वो उसके ओनर्स के ही पास में क्यों ना हो, यानी उस कंपनी के पार्ट जो मेंबर्स हैं उन्हीं के पास क्यों ना हो, बाहर वाले जो क्रेडिटर्स थे वो डिबेंचर होल्डर्स के बाद में आते हैं। इसलिए बाहर वाले लोग हल्ला मचा रहे थे कि यार आपने, ये तो कंपनी के खुद ही मालिक है, इन्होंने ही अपनी प्रोप्राइटरी बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करा, और आज पहले पेमेंट इनका क्यों हो रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि कल को अगर पैसा कम पड़ गया तो क्रेडिटर्स का पैसा डूबेगा। कल हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि कंपनी की लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है, कंपनी की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं होती, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि ये तो उनका प्रोप्राइटरी बिजनेस था, इस प्रोप्राइटरी बिजनेस में क्यों इन्हें पहला पैसा मिल रहा है। जब कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने कहा प्रोप्राइटरी बिजनेस था, है नहीं, अभी ये कंपनी बन गई, कंपनी का मतलब कंपनी से सेपरेट आइडेंटिटी, उसके लिए जो मेंबर्स है वो भी वैसे ही है जैसे बाहर के लोग हैं। यानी कंपनी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए मेंबर्स भी आउटसाइडर है, उसके लिए क्रेडिटर्स भी आउटसाइडर है, वो क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी है, अपनी खुद की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है। तो ऐसे केस में जो बाहर के लोग हैं उनमें क्रेडिटर्स भी है, डिबेंचर होल्डर्स भी है, बाकी लोग भी है, तो हम जो पहला पेमेंट करेंगे, हमें सबको ही करना है पेमेंट, तो अगर हमारे पास पैसा रहा तो पहला पेमेंट किसको करेंगे, सिक्योर्ड को। अब चाहे वो डिबेंचर होल्डर्स हो, चाहे वो मेंबर्स हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, कोई भी हो, पहला पेमेंट उनको होगा। तो कंपनी इंजॉय इट्स सेपरेट कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, इट हैज़ इट्स ओन, लाइक इट वर्क्स बाय इट्स ओन नेम, सारे काम उसी में होंगे जो भी करना है, और वो कर भी सारे काम सकती है। इट एक्ट्स और वर्क, मैं जब एक्ट्स की बात लिखता हूँ, इट कैन एक्वायर एसेट्स, इट कैन एक्वायर एसेट्स, ठीक है,
इट कैन इनकर लाइबिलिटीज, एसेट्स ले सकते हो, लाइबिलिटीज इनकर कर सकते हो, सारे काम कर सकते हो आप। वैसे तो मैंने अब जब ये दो बातें लिख दी तो कुछ और लिखने की जरूरत ही नहीं होती, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं दैट यू कैन एक्वायर एसेट्स एंड इनकर लाइबिलिटीज, यू कैन डू बिजनेस, वो भी अपने नाम से, बाय इट्स ओन नेम। अच्छा, कंपनी में बस एक चीज ध्यान रखना, चूंकि कंपनी के आंख नाक कान नहीं होता, हाथ नहीं होते, पाँव नहीं होते, तो कंपनी के बिहाफ पर कोई इंडिविजुअल होता है जो एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन नाम कंपनी का चलेगा। और इसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं कॉमन सील। वैसे तो मैं इसको अलग से पढ़ाता हूँ, लेकिन अब यही लिखेंगे इसको हम लोग। कॉमन सील का मतलब कंपनी की अपनी खुद की सील होती है, वो सील ही कंपनी की अपनी जो है एक आइडेंटिटी है कि हाँ, इस दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। लाइक गोल्ड वाली जो होती है सील, ऐसी कंपनी की सील होती है। तो वेयर एवर कंपनी हैज टू डू एन अग्रीमेंट, अ कॉन्ट्रैक्ट, वेयर द कंपनी हैज टू इश्यू द शेयर्स, वेयर द कंपनी हैज टू डू एनीथिंग, परचेज, सेल, सो वॉट एवर द पेपर और द कॉन्ट्रैक्ट दैट इज टू बी साइंड बाय द कंपनी। अभी कंपनी साइन कैसे करेगी, उसके हाथ थोड़ी ना होते। तो ऐसे केस में कंपनी के बिहाफ पर साइन तो कोई इंडिविजुअल कर देगा, लेकिन सील किसका लगेगा, कंपनी का लगेगा। सो दिस इज हाउ अ कंपनी डू बिजनेस बाय इट्स ओन नेम। ठीक है, उसके बाद में दूसरा फीचर लेते हैं, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अच्छा, कुछ एक दो बातें मैं बताऊंगा आपको, उसको जरा ध्यान से सुनते रहना। बेटा ये फीचर ना सिर्फ कंपनी का नहीं होता, पहले वाला जो फीचर है वो तो सिर्फ कंपनी में, जिस पर टिक लगा रहा हूं वो सिर्फ कंपनी में होता है, बाकी जो बता रहा हूं वो सब में होते हैं, कंपनी में भी होते हैं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन यानी एजेपी। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब होता है ऐसा कोई भी व्यक्ति, आर्टिफिशियल मतलब पर्सन हु एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। ये कलर तो शायद आपको कम दिखेगा, एक मिनट रुको, इतना लिख देते हैं फिर चेंज करेंगे। यानी आपका और मेरा एग्जिस्टेंस जो है वो बेटा लॉ से नहीं आया है ना, हम लोग पैदा हुए हैं, बाय बर्थ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ से होता है। जिस दिन आप एक्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लोगे ना तो कंपनी बनेगी, उससे पहले कंपनी नहीं बनेगी, राइट। तो कंपनी अपने आप में एग्जिस्ट तो करती है, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है, लेकिन वो बाय लॉ एग्जिस्ट करती है, उसे बाय लॉ पिक्चर में लाया जाता है। ठीक है, तीसरा, कंपनी इज नॉट अ सिटीजन। बेटा ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत है, थोड़ा सा सही है, ये आधा आधा है, ये आधा गलत है आधा सही है। बताता हूं भी कैसे, आधा गलत आधा सही। सिटीजन है भी और नहीं भी। सिटीजन क्यों नहीं है इसका बताओ पहले, क्योंकि कैन नॉट वोट। आपकी और मेरी तरह ये वोट नहीं दे सकती है ना, तो नो रूल्स ऑफ सिटीजनशिप इज एप्लीकेबल। अच्छा, अब यहां पर आप बोलोगे सर कल तो आपने कहा था कि अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, आप इसको, हम 3 लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई, आप इसको भी काउंट करो, 4 लोग हैं। हाँ बिल्कुल मानना है, मैं अभी भी नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, शिप नॉट नो रूल्स इज एप्लीकेबल, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि आप इसको सेपरेट पर्सन मानो। लेकिन आपको यहां पर एक बात समझनी चाहिए, अभी आप लॉ के लोग हो, आप सामान्य व्यक्ति नहीं रहे। एक कॉमन व्यक्ति के लिए सिटीजन और पर्सन में कोई फर्क नहीं होता, उसके लिए पर्सन मतलब सिटीजन, राइट। आपके लिए होता है, मेरे लिए होता है, हम लोगों के लिए होता है, क्योंकि हम लोग लॉ के लोग हैं, क्योंकि हम सीएस है, तो हमारे लिए फर्क होता है। क्योंकि पर्सन का मतलब है जो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हर पर्सन सिटीजन नहीं होता, हर पर्सन सिटीजन नहीं होता। पाकिस्तान का कोई व्यक्ति इंडिया में आकर रहने लग जाएगा तो वो इंडिया का थोड़ी ना सिटीजन बन जाएगा, लेकिन पर्सन तो फिर भी रहेगा ना। कंपनी एक पर्सन है, सिटीजन नहीं है, इसको आप सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। जो चीज एक सिटीजन करता है वो नहीं कर सकते। अब मैंने क्यों बोला था आधा सही है आधा गलत है? आधा सही हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसकी अपनी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। जैसे आपका पैन होता है, इसका सिन होता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो लॉ के हिसाब से ये अपनी आइडेंटिटी तो कैरी करता है, पर सिटीजनशिप वाले जो रूल्स है वो इसके ऊपर नहीं लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन आधा सही क्यों है और बताता हूं उसके लिए, पर चौथे वाले पॉइंट में लिखूंगा मैं इसी से रिलेटेड, हावेवर। और मैंने हावेवर वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि हमें इसी पॉइंट को एक्सटेंड करना है। हावेवर अ कंपनी, आपने इनकम टैक्स पढ़ा होगा, इनकम टैक्स में सर ने बताया होगा कंपनी एंजॉय
एंजॉय रेजिडेंशियल स्टेटस। तो जब आपको टैक्स वाले सर ने बताया होगा तो उन्होंने आपको बताया होगा कि कंपनी का, जैसे आपका और मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं ना, ऐसे कंपनी का भी रेजिडेंशियल स्टेटस निकाला जाता है। और सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं बेटा, नेशनैलिटी भी निकाली जाती है। ठीक है, इसलिए हमने आपको कहा कि ये जो लिखा हुआ है कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, ये आधा सही है आधा गलत है। आधा गलत इसीलिए है क्योंकि वोटिंग का राइट नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, आपको कोई एनआरसी नहीं लगेगा आपके ऊपर, चिंता मत करो। कंपनी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। हमारे ऊपर तो ऐसे लोगों ने धरना कर दिया था ना शाहीन बाग में, ऐसे कंपनी को कोई लफड़ा नहीं है, कंपनी के ऊपर एनआरसी नहीं लगता क्योंकि सिटीजन नहीं है। बट रेजिडेंट तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टैक्सेबिलिटी कैसे निकालेंगे हम लोग? आपकी टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें आपकी सिटीजनशिप निकालनी ही, सॉरी आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा, नेशनैलिटी निकालनी पड़ेगी। अब नेशनैलिटी क्या होती है कंपनी की? कंपनी की नेशनैलिटी है, अगर कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है तो उस केस में वो इंडियन कंपनी मानी जाती है। ठीक है, ये जुडिशियल आपका एग्जिस्टेंस है कि आप इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड, और इंडिया में आप ऐसे इनकॉर्पोरेट नहीं हुए, आप इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 या 1956 में रजिस्टर्ड हुए हैं। ठीक है, तो कंपनी का बकायदा नेशनैलिटी कैलकुलेट होती है, रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट होता है, और उसी के अकॉर्डिंग उस कंपनी के ऊपर टैक्सेस लगाए जाते हैं, वरना हम कभी भी कंपनी के ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं कर पाएंगे। एक सवाल जो कल शैली ने पूछा था कि सर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है क्या? मैं जो बता भी चुका, लिमिटेड लायबिलिटी, यस कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं क्या, वैसे तो इस सवाल में एक चीज़ और है, कंपनी की लायबिलिटी तो लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। होती है या नहीं होती का सवाल तो तब उठता है जब किसी की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है, अनलिमिटेड भी हो सकती है। हमें अब डिसाइड करना है कि लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। मैं ये कहता हूं कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी कैसे? आप तो ये सोचो, मेरी इंडिविजुअल की लायबिलिटी लिमिटेड भी हो सकती है और अनलिमिटेड भी हो सकती है, पर एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड ही होगी, अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? कंपनी फिजिकल पर्सन नहीं होता। कंपनी के पास जो फंड्स आते हैं वो कहां से आते हैं? वो उसके मेंबर्स से आते हैं, यानी जो लोग उसमें इन्वेस्टर बने हुए हैं या हमने लोन वगैरह लिया। अब कल को अगर कंपनी के पास में एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो हम कंपनी से कह रहे हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। एक बार इमेजिन कीजिए सिचुएशन को कि हमने ये बोला कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, तो कंपनी लाएगी कहां से? आज आप बोलते दिलीप गुप्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो दिलीप गुप्ता अपने घर के बर्तन भांडे बेचकर भी पैसे लाता। आपने कहा शैली की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, तो शैली जितना पैसा उसने बिजनेस में लगाया उसके बाद अपने घर से भी पैसा लेकर आती, चाहे इसको किसी से उधार मांगना पड़े, तो ये लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कंपनी कह रही है मैं तो फिजिकल पर्सन ही नहीं हूं, मेरी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी कैसे? मेरे पास तो जो है वो है। अभी तुमको लगता है ये कम पड़ रहा है तो पड़ रहा है, अभी तुम मेरा क्या कर सकते हो? मैं कहां से पैसा लेकर आऊं, किससे लेकर आऊं पैसा? आप ज्यादा से ज्यादा कंपनी बंद कर दोगे, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म। तो कंपनी की लायबिलिटी के लिमिटेड होने या अनलिमिटेड होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। ठीक है ना? ऑल दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने बोला कि लायबिलिटी लिमिटेड अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती, फिर एक्सेप्शंस कहां से आ गए? एक्सेप्शंस क्यों है? मींस व्हेन लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। आपने कहा सर आपने अभी तो कहा कि लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड ही होगी, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो ही नहीं सकती। तो फिर ये सवाल ही क्यों उठा कि अनलिमिटेड है या लिमिटेड है? अभी आप बोल रहे हो कि नहीं अनलिमिटेड हो सकती है, एक्सेप्शंस आ गए। हाँ बिल्कुल एक्सेप्शंस है, लेकिन लॉ से क्रिएटेड एक्सेप्शंस है, उनकी कोई वैलिड एग्जिस्टेंस एज सच नहीं होती जैसे इंडिविजुअल के लिए है। लेकिन यह मैं आपको बता दूं, विल बी डिस्कस्ड लेटर। अभी बता दूंगा ना तो तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा सारा का सारा, तो मेरे को समझ में ही नहीं आएगा। तो अभी के लिए फॉर टाइम बिंग आप ये मानो कि कंपनी की लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? लिमिटेड होती है। मैं फिर बोल रहा हूं, ये याद रखना, बाद में जब हम आगे जाए तब ये मत बोलना कि सर आपने तब तो कहा था लिमिटेड होती है अनलिमिटेड होती है। आप कंफ्यूज कर रहे हो। कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, जब तक मैं आपको नहीं बोल रहा, जब तक मैं यहां लेके नहीं जा रहा, तब तक आपको यही मानना है कि लायबिलिटी लिमिटेड है, मानना है। इवन अगर मैं भी आपको बोलूँ ना देखो बेटा यहां वाले केस में हम लायबिलिटी अनलिमिटेड लेंगे, मुझे वही रोक देना। आप वही रोक सकते हो मुझे कि सर आपने तो कहा था लिमिटेड होती है, तो क्योंकि होगी लिमिटेड। जब ये एक्सेप्शन आएगी तब बात करेंगे, तब तक बात नहीं करेंगे। एक होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन कल भी बताया था मैंने। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन क्यों बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन की?
इसका पर मतलब, किसी भी पर्सन के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ कंप्लीटली बिल्कुल, डिस्टेंस रहेगा। वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला कि इट इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इनकमिंग और आउटगोइंग ऑफ एनी पर्सन। मैं ऐसे लिखता हूँ, थोड़ा सा ना ऐसे शब्द लिख देता हूँ इसमें आराम से, आउटगोइंग ऑफ एनी पर्सन। मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, हम सब भी चले जाएंगे तो नए लोग आ जाएंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टाटा 200-150 साल पुरानी कंपनी है। इस 150 सालों में कितने लोग आए होंगे, कितने लोग गए, कितने लोग आए होंगे, कितने लोग चले गए होंगे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी कहती है बोले हम तो जहां थे वही रहेंगे, क्योंकि कंपनी ना तो आपकी और मेरी तरह कभी बूढ़ी होती है, ना हमारी तरह कभी बीमार होती है, ना हमारी तरह, वहां से ऑल कॉन्सेप्ट है, सिक कंपनी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहां पे सिक कंपनी से मतलब बोलते भी उसको हिंदी में बीमारू कंपनी है, लेकिन कंपनी वैसे बीमार नहीं पड़ती। बीमार होने से वह मतलब है जब कंपनी के काम करने की कैपेसिटी खत्म हो जाए, क्योंकि पैसे नहीं, वैसे कोई बीमार नहीं पड़ती कंपनी। तो इट हैज ऑलवेज हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, लोगों के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी जगह पड़ता था। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के आने जाने से फर्क पड़ता है, प्रोप्राइटर में पड़ता है, एचयूएफ में पड़ता है, कंपनी में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 7 विच इज सेपरेट एसेट्स। सेपरेट एसेट्स बहुत छोटा सा पॉइंट है, बहुत ज़्यादा काम का भी नहीं है। सेपरेट एसेट्स हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंपनी के पास अपना खुद का लीगल आइडेंटिटी है, कंपनी के ना, सिंस इट हैव, मैं ये सिंस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऊपर पढ़ चुके, सिंस इट हैज़ ओन आइडेंटिटी। तो आपको जो भी करना है, जो भी करना है, हेंस it can, hence it can have its own assets। ठीक है, आप आराम से अपनी एसेट्स लेके बैठो, कोई टेंशन नहीं है। ये ऊपर पढ़ चुके हम लोग, अलग से पढ़ने की कोई सच आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आता है एक पॉइंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। अब ये पॉइंट समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ेगा। वैसे तो खैर आपको पता है क्योंकि 11th-12th में आप पढ़कर आए हो, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा तो बताना पड़ेगा। ठीक है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, क्योंकि ये पढ़ना आधा सही है आधा गलत है। कैसे है, थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हम लोग पहले इस पे। देखो, एक कंपनी हाउ इट रेजेस फंड, हाउ इट रेजेस फंड, बहुत सारे हमारे पास तरीके होते हैं और हर बिजनेस के पास होते हैं। कंपनी की बात क्यों, हर बिजनेस के पास होते हैं। एक तो ओनर्स कैपिटल, जो सबसे पहला सोर्स होता है। ठीक है, सबसे पहला सोर्स। और हर बिजनेस, नॉट ओनली कंपनी, हर बिजनेस ओनर्स कैपिटल, जैसे आज आप और मैं बिजनेस करेंगे, सो वी वुड लाइक टू इन्वेस्ट आर कैपिटल फर्स्ट। ऐसे तो कोई बिजनेस नहीं करता ना, सीधा आज बिजनेस चालू करा बैंक से लोन लेकर आ गए, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। कोई भी बिजनेस नहीं होता इस पूरी दुनिया के अंदर, कोई भी, चाहे आप अपने 5,000 रुपये लगाओ, लेकिन आपको अपना पैसा तो लगाना पड़ेगा। सेकंड, फिर इसके अलावा बहुत सारे और भी हैं, आउटसाइड डेब्ट। ठीक है, जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, और लास्ट आता है लोन। या आउटसाइड डेब्ट में कंपनी के केस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे डिबेंचर्स है, जैसे बॉन्ड्स है, जैसे और क्या होता है, बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, और स्टॉक्स, हाँ बेटा, स्टॉक्स, नहीं बेटा, स्टॉक तो शेयर को ही बोलते हैं, वो तो ये वाला होता है, इसी को बोलते हैं, शेयर्स को स्टॉक बोला जाता है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, ये दो ये मेनली तो ना, आई थिंक, और आएगा याद, बाद में लिख देंगे। तो ये आउटसाइड डेब्ट हमारे पास ये तरीके और है। अब इन सब में हम बात करेंगे इसकी, हमें तो इसकी बात करनी, ओनर्स कैपिटल। ओनर्स कैपिटल लेने के तरीके क्या होते हैं? ओनर्स कैपिटल का मतलब है शेयर्स इशू करना, क्योंकि कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मेंबर्स। ठीक है, अब मेंबर्स ने जैसे कंपनी को पैसा दिया, वो बोलते हैं साहब कुछ सबूत तो दो, पैसा दे दिया, आप तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो, कल को भाग जाओ तो हम क्या कर लेंगे?
पार्टनरशिप फर्म होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो हमारे से ही है, हम होंगे तो वो रहेगी वरना नहीं रहेगी। प्रोप्राइटरी बिजनेस तो हम है इसलिए। बोले आप तो सब सेपरेट लीगल एंटिटी हो। सेपरेट लीगल एंटिटी अगर आप हो, कल को आप भाग गए तो हम क्या करेंगे? कल का ना हमने 3 लोग हैं, हम 4 हो गए, तो मैं, शैली और सोनल, हम तीनों बड़े टेंशन में कि यार इसको पैसा तो दे रहे हैं, कल को भाग गई तो हम कहाँ पकड़ेंगे इसको, कहाँ ढूंढते फिरेंगे? सोचते कि नहीं सोचते हम किसी थर्ड पर्सन को पैसा देते हैं? तो अब यहाँ कंपनी के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कंपनी की सेपरेट आइडेंटिटी है। कल कोई भाग गई तो क्या करेंगे हम लोग? तो हमने कहा सर कुछ सबूत देके जाओ। ऐसे नहीं। तो बोले क्या सबूत चाहिए? बोले इन ल्यू ऑफ शेयर्स इश्यूड। बोले सर एक पेपर पे लिख के दे दो कि हमने आपको इतने पैसे दिए और आपकी कंपनी में हम इतने % के क्या हो गए, शेयर होल्डर हो गए, ये लिख के दे दो। तो कंपनी ने कहा ठीक है लिख के दे देते हैं। कंपनी ने बदले में आपको शेयर दे दी। देखो यहाँ लेना पड़ेगा सबूत। आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पैसा लगाते तो सबूत नहीं चाहिए, आप प्रोप्राइटरी फर्म में पैसा लगा रहे हो सबूत नहीं चाहिए, कंपनी में लगा रहे हो चाहिए, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। तो हमने कंपनी को कहा सर शेयर देकर जाओ। तो कंपनी ने बोला ठीक है एक काम करते हैं, बता कितने पैसे देगा? मैंने सर 1 लाख रुपए देंगे। सोनल बोली सर मेरे पास तो 1 लाख रुपए नहीं है, मैं तो 15,000 ही दे सकती हूँ। ठीक है। शैली ने कहा सर मैं 2 लाख रुपए दे दूंगी। अब सवाल है ये 3 अलग अलग कैसे करें शेयर? अब हमको प्रपोर्शन डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है। 1:0.5:2 हो गया, ये तो बड़ा समस्या हुआ। तो कंपनी ने कहा ऐसे करते हैं एक काम, अपन क्या करते हैं, अपन एक फिक्स कैपिटल बना देते हैं। अपन एक काम करते हैं, अपन कैपिटल को फिक्स करते हैं। कलर चेंज करेंगे। बोले हम क्या करते हैं, कंपनी फिक्सेस कैपिटल। कंपनी फिक्सेस कैपिटल। कंपनी ने बोला पहले हम अपनी थोड़ी सी होमवर्क कर आते हैं। कंपनी अपना होमवर्क कर रही है, होमवर्क है कंपनी का। कंपनी ने कैसे कैपिटल करा? बोले हमारी कैपिटल, कंपनी ने सोचा यार अपने को पूरे बिजनेस के लिए लाइफ टाइम कितनी कैपिटल चाहिए होगी। कंपनी ने ऐसे सोचा कि हमें पूरे लाइफ में कितनी कैपिटल चाहिए होगी, पूरे लाइफ में कितना पैसा अपन लोग बिजनेस में लगा सकते हैं। तो कंपनी ने सोचा चलो अपन एक काम करते हैं, 100 करोड़ रुपए फिक्स कर लेते। तो कंपनी ने डिसाइड करा, बोले अपन 1 करोड़ शेयर्स ऑफ 100 ईच, ये अपनी क्या बन गई, ऑथोराइज कैपिटल। इसका मतलब ये नहीं कितने शेयर कंपनी के पास में है या इतने रुपए की कैपिटल कंपनी की होगी, ये टोटल कैपिटल होगी पूरे लाइफ टाइम में। अब इसमें से क्या होगा, इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कंपनी को जितना जितना जरूरत होगा उतना उतना कैपिटल कंपनी इशू कर देगी। ठीक है। कैसे इशू करेगी? लोग जैसे लेते जाएंगे वैसे देते जाएंगे। मैंने कहा सर मुझे तो 1 लाख रुपए लगाना है। तो बोले सब दिलीप गुप्ता जी को मेंबर बनाना है, 1 लाख। तो बोले 1000 शेयर दे दो इनको एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है। तो कितने के हो गए? सब 1 लाख के। सोनल ने बोला, बोले सर मुझे तो 15,000 ही लेने। तो बोले 15,000 रुपये लेने, तो फिर आपको 150 शेयर दे देते। कितना बढ़िया काम है, जिसको जितना जितना चाहिए उतना लेते जाओ। शैली ने बोला कि साहब मुझे तो 2 लाख रुपए लगाने। तो बोले आप 2,000 शेयर ले लो। ऐसे कंपनी ने हमें शेयर्स इशू कर दिए और आते जाएंगे और लोगों को देते जाएंगे। प्रपोर्शन का लफड़ा ही नहीं है। अभी हम लोग 3 ही लोग हैं। तो आज कंपनी की कैपिटल, आज क्योंकि 1 करोड़ शेयर्स तो इशू नहीं करे, आज कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी मानी जाएगी? कोई पूछे टोटल कैपिटल कितनी है? तो बोले साहब 3,15,000। कैसे? बोले साहब 3,150 शेयर ऑफ 100 ईच। कंपनी की बैलेंस शीट में कैपिटल कितनी देखेगी? 3,15,000। और लोग आ गए तो एक और मेंबर बन जाएगा, उसका भी पैसा जुड़ जाएगा, और आ गए और आ जाएगा। दिस इज हाउ कंपनी विल इशू द शेयर्स। ऑल्दो ये मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया है, शेयर्स इशू करने का प्रोसेस थोड़ा बड़ा होता है, ये तो मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया क्योंकि जितना हमें जरूरत है। अब ये जो शेयर्स है, ये शेयर्स हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर वी कैन ट्रांसफर दिस टू अदर्स। आपको जब मन करे, कल हमने डिस्कस किया भी था अगर आपको याद हो, कि अपने शेयर्स आप, शैली ने बोला बोले यार मैं तो इस कंपनी में नहीं रहना चाहती, इसका भविष्य नजर नहीं आ रहा, अपन तो निकलेंगे यहां से। शैली ने अपने शेयर्स किसको बेच दिए? इसने अपने शेयर्स पूनिया सर को बेच दिए। बोले साहब आप ले लो। पूनिया सर ने कहा ठीक है मैं ले लेता हूँ, मैं चलाऊंगा। कंपनी कह रही है बोले हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो है ना शैली रहे या पूनिया सर है। ऐसे सोनल ने अपने शेयर पुनीत सर को बेच दिए। उसने कहा सब जाओ, तुम्हारे जाने आने से हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि हमारा तो सेपरेट एग्जिस्टेंस है। लेकिन ये होता है ट्रांसफरेबिलिटी, ये अलाउड है, पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म में इतना आसान नहीं है निकल के जाना, आपको बाकी पार्टनर्स की सहमति लेनी पड़ेगी। यहां अगर शैली को हमें छोड़ के जाना है तो शैली को हमें छोड़ के जाने के लिए हमसे या किसी से पूछना नहीं है। सोनल अगर चाहती है कि हम आपको छोड़ के जाएं तो सोनल हमसे बिना पूछे जा सकती है।
पार्टनरशिप फर्म में नहीं जा सकते आप ऐसे। पार्टनरशिप फर्म में बाकी पार्टनर की कंसेंट लेनी पड़ती है, पूरा हिसाब किताब बनता है, सारे अकाउंट सेटल होंगे, तब जाकर आप क्या कर पाओगे, आप शेयर ट्रांसफर कर पाओगे। अब मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था ये स्टेटमेंट आधा सही है आधा गलत है। आधा सही आधा गलत क्यों बोलते? आधा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अलाउड ओनली इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड नहीं होती। तो ये लोगों ने क्या स्टेटमेंट तो लिख दिया, अच्छा करा, लेकिन ये स्टेटमेंट आधा लिखा। इसको ऐसा लिखना चाहिए था, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स ब्रैकेट में इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली। अ प्राइवेट कंपनी इज नॉट एट ऑल एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर शेयर्स। A private company is not entitled, the members of the private company, the members of the private companies are not at all entitled to transfer their shares to anyone. They cannot transfer. तो ये स्टेटमेंट इसीलिए आधा सही है आधा गलत है, ठीक है। चलिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं बेटा? बेटा कोई डाउट तो नहीं है? हो क्या आप लोग? बेटा कहाँ गए? जी सर। अरे सो तो नहीं गए? नहीं सर। अरे मुझे लगा जवाब नहीं दे रहे थे, मैंने कहा सो गए क्या पढ़ाते पढ़ाते? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो? नो सर। अच्छा, नो सर। टाइप कर रहे हो? बोल दिया करा करो, टाइप करने का झंझट मत रखो। वो क्या चैट में मैं जा ही नहीं पाता, मेरे को चैट पे ध्यान ही नहीं जाता। मेरा चैट क्या, आप मैंने तो अपने ऑडियो सिस्टम लगा रखा है, आप बोलते हो तो मुझे सुनाई देता है, तो आप बोल दिया करो। मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि आप लोग सो गए। अरे कहाँ गया? स्क्रीन शेयर हो रही है ना बेटा आप लोगों को? जी सर। अगर बोर हो रहे हो तो बता देना मुझे बीच में, जब भी बोर हो रहे हो, लगो बोर हो रहे हैं सर अब, तो बता देना मेरे को। अब है कैपेसिटी टू स्यू एंड बी स्यूड। अब ये बेकार के पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, पता है? अब बेकार के पॉइंट है। कैसे बेकार के पॉइंट? इसीलिए है क्योंकि ये जो हम, जैसे ये वाला पॉइंट पढ़ा अभी आपने, इसके अलावा ये वाला पॉइंट पढ़ा आपने अभी, सेपरेट एसेट वाला, ये पॉइंट सेपरेट नहीं पढ़ लेते हम लोगों को, ठीक है? क्यों नहीं पढ़ लेते सेपरेट बताता हूँ, अभी आपको 2 मिनट में समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ है हमने? कैन बी स्यूड, है ना? कैन स्यू एंड कैन बी स्यूड। कंपनी किसी पर भी केस कर सकती है, कोई भी कंपनी पर केस कर सकता है। सर ये तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी में भी हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि सेपरेट, तभी तो मैंने बोला आपको कि ये 2 फालतू पॉइंट पढ़ रहे हैं हम लोग, इसकी जरूरत ही नहीं है। तभी तो बोला मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ लिया। तभी तो मैंने आपको बोला कि ये हम लोग फालतू, ये जबरदस्ती पॉइंट है, क्योंकि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है तो ये भी होगा और इवन ये भी होगा। ये वाला भी जो पॉइंट है ये भी फालतू ही हमारा, इसका कोई सेंस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने ये कह दिया कि कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है तो फिर बात ही खत्म हो गई। तो ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, बात खत्म। तो आप क्या कर सकते हो, आप ना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जाके भी ये पढ़ सकते हो। मतलब आपको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वाला जो पॉइंट लिखा हमने, उसी पॉइंट पे जाके भी आप इसको मार्किंग कर सकते हो, ठीक है? ये तो मैंने अलग बना दिया। पता है क्या होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल आया मान लो, है ना? अभी अपने को एग्जाम में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा जो है मसाला लगाना पड़ता है, तो अपने पास क्या पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। तो ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये ऊपर वाले ही पॉइंट है, अलग से नहीं है ये। हाँ, अच्छा, अब चलते हैं आगे। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ये भी वही पॉइंट आएगा कॉन्ट्रेक्चुअल राइट वाला भी, कि कंपनी के पास में, मैं लिख देता हूं लेकिन ये उसी में जुड़ेगा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, ठीक है? इसका मतलब
इसका मतलब कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। कंपनी कैन डू कॉन्ट्रैक्ट बाय इट्स नेम, कैन डू कॉन्ट्रैक्ट्स बाय इट्स नेम। तो ये भी सेम वही वाला पॉइंट आ गया, ड्यू टू द SLE यानी सेपरेट कॉन्टेक्चुअल राइट। ये भी लिख देते सी भाई, ड्यू टू सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब देखो, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको हम लोग 5 स्टार्स के साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या पॉइंट है हमारा? लिमिटेशन ऑफ एक्ट। व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ एक्ट? लिमिटेशन ऑफ एक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। लिमिटेशन ऑफ एक्ट का मतलब क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ एक्ट का मतलब है कि कंपनी कैन नॉट गो बियॉन्ड इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? अब इसको बीच में रोक के हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट which defines object of the company। और ये बहुत जरूरी है बेटा, लिमिटेशंस पता होनी बहुत जरूरी है, हर आदमी को पता होना जरूरी है। तो कंपनी को भी पता होना जरूरी है कि तेरी लिमिटेशन क्या है। यदि आप कंपनी को उसकी लिमिटेशंस नहीं बताओगे, ठीक है, उसकी पावर्स नहीं बताओगे, ठीक है, आप उसे ऑब्जेक्ट्स नहीं बता रहे, उसकी ड्यूटीज नहीं बता रहे, तो वो काम कैसे करेगी? यू नीड टू सेट आउट द बाउंड्रीज। जैसे आपकी अपनी बाउंड्रीज है ना, रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते, या फिर आप अकेले कहीं नहीं जा सकते। जैसे हमारी बाउंड्रीज है ना कि हम लोगों को सुबह 7 बजे क्लास में पहुंचना ही पड़ता है, क्योंकि हमें क्लास लेनी है, क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को छोड़कर पहले घर परिवार के बारे में सोचना ही पड़ता है, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस है, हमारी बाउंड्रीज है। हमें अपनी प्रायोरिटी छोड़कर अपने बच्चों के लिए, वाइफ के लिए सोचना पड़ता है, क्योंकि हमारी लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन सेट होनी ज़रूरी है। अगर आप ये लिमिटेशन सेट नहीं करोगे तो आदमी कुछ भी करेगा फिर, और कुछ भी करे ये एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो ये चीज़ सिर्फ आपके और मेरे लिए थोड़ी ना है, ये तो कंपनी के लिए भी लगेगा। अभी जब आपने सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एंजॉय कर रहे हो, तो जैसे हम लोग रेस्ट्रिक्शन करते हैं ना, लेते हैं, वैसे तुमको भी लेना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस तो चाहिए आपको अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस चाहिए, अपनी आइडेंटिटी तो सेपरेट चाहिए, पर जिन लिमिटेशंस में हम रहते हैं उसमें आप ना रहो, ये नहीं हो सकता। तो हमने कंपनी को भी बोला कि सर आपके भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आपकी भी लिमिटेशंस हैं, इसके बाहर नहीं जाने का है आपको। और ये लिमिटेशन कौन सेट करता है? ये मेंबर सेट करते हैं, राइट। हु डिफाइन और हु सेट आउट, हु डिफाइन, हु सेट आउट लिमिटेशंस। कौन सेट करता है लिमिटेशंस? मेंबर्स। ये मेंबर्स सेट करते हैं, ठीक है बेटा। और ये जरूरी है। मेंबर्स ने कहा बोले हमारे पैसे को लेकर तुम बिजनेस, कंपनी है क्या, माना सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, माना तो अपने नाम से कुछ भी कर सकती है, लेकिन तेरे पास पैसा कहां से आता है? हम देते हैं। तो तू हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए बनी हुई कंपनी है, तो तुझे हमारी बात माननी ही पड़ेगी। ठीक है, हम लोग रोज रोज इंटरफेयर नहीं करेंगे तेरी वर्किंग में, लेकिन जो लिमिटेशंस हमने बनाकर दी वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना। सो कंपनी कैन नॉट गो एमओए। अच्छा, मैं यहाँ एक बड़ी अच्छी बात लिखूंगा, क्या ये एमओए बनाया मेंबर्स ने? ये एमओए ध्यान से सुनना बेटा अच्छे से, ये कलर लेंगे। एमओए इट कैन नॉट बी अगेंस्ट लॉ मतलब कंपनीज एक्ट। शेयर होल्डर के ऊपर भी लिमिटेशन है, सबके ऊपर लिमिटेशन है। लिमिटेशन तो सबको होल्ड करनी पड़ेगी। कंपनीज एक्ट शेयर बी, हमने कंपनी को क्या बोला? आप एमओए से बाहर मत जाना। एमओए किसने बनाया? शेयर होल्डर्स ने बनाया। शेयर होल्डर को बोला तुम लोग एमओए बनाते समय कंपनीज एक्ट से बाहर मत चले जाना, जो कंपनीज एक्ट में बोला उसके अंदर अंदर रहने का। सो कंपनी में जो भी काम होगा वो विद इन एमओए होगा। और अगर विद इन एमओए हो रहा है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं विद इन एक्ट, क्योंकि अगर विद इन एमओए है ना तो विद इन एक्ट ही है, क्योंकि एमओए एक्ट के अगेंस्ट में नहीं हो सकता। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये ज़रूरी भी है क्योंकि इसके बिना कंपनी चल ही नहीं पाएगी। ठीक है बेटा। अब आता है इसके बाद में कौन से नंबर का पॉइंट है, 11 हो गया, 12, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 क्या है, सेपरेट मैनेजमेंट। अब ये क्या होता है, एक कंपनी में, मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स, और ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है ना, ये अनलिमिटेड हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक चीज पूछूं, किसी भी बिजनेस को चलाने का राइट किसके पास होना चाहिए? ये सारे शेयर होल्डर्स हैं, मेंबर्स। किसी भी बिजनेस को चलाने का राइट किसके पास होना चाहिए? किसी बिजनेस को चलाने का राइट उसके ओनर्स के पास में होता है या होना भी चाहिए? बिजनेस, मैं यहां पर इज नहीं शैल लिखूंगा, शैल बी रन बाय, शैल बी रन बाय इट्स ओनर्स। तो अनडाउटेडली कंपनी शैल ऑल्सो रन बाय ओनर्स, शैल ऑल्सो रन बाय ओनर्स। अब लेकिन सवाल है कि प्रोप्राइटरी बिजनेस में एक ही ओनर होता है, वो बिजनेस चला सकता है। पार्टनरशिप फर्म में 2 4 5 ही पार्टनर्स हैं, वो बिजनेस चला सकते हैं। लेकिन कंपनी में तो हजारों, परहैप्स देयर कुड बी लैक्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। हाउ वी कैन अलाउ देम टू रन द बिजनेस? They will spoil the entire business. They do not understand the pros and cons of running a business. They don't understand, they don't have the capability and caliber to run the business. They don't have that level of knowledge and expertise to run the business. So then what shall we do in that case? But not possible. क्यों नहीं है possible? क्योंकि because they are huge in quantity. They are huge in quantity. बहुत सारे हैं, हजारों हैं, लाखों हैं। तो ऐसे में हम लोग उन लोगों को कैसे अलाउ करें बिजनेस को रन करने के लिए? बताओ जरा, कैसे करें हम लोग? एक मिनट, थोड़ा नाक खोल लूं मैं। हम लोग कैसे उनको अलाउ करें बताओ? ये तो कितना प्रॉब्लम हो गया हम लोगों के लिए। तो हमने सोचा, सारे मेंबर्स ने मिलकर सोचा, ऑल मेंबर्स अपॉइंटेड few people, appointed few people, sorry, few people to run the business। अब बेटा ये जो few people है, ये हो सकता है मेंबर्स में से ही आए। ठीक है, they may be from members or they may be outsider, they may be from members or may be outsider, कोई भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है मेंबर्स में से आए, इवन जरूरी नहीं है सारे आउटसाइडर हो, थोड़े आउटसाइडर। जैसे रिलायंस है, अभी रिलायंस में मुकेश अंबानी इज अ शेयर होल्डर, ही इज ऑल्सो द एमडी ऑफ द कंपनी, यानी ही इज ऑल्सो द डायरेक्टर। अभी बीओडी में वहां पे और भी बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो कि रिलायंस के शेयर होल्डर नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, वहां पे बहुत सारे और भी शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी बहुत सारे और भी डायरेक्टर्स हैं जो कि शेयर होल्डर नहीं है लेकिन फिर भी डायरेक्टर है। और ऐसे भी लोग हैं जो कि शेयर होल्डर्स है और डायरेक्टर भी है, और ऐसे भी लोग हैं जो शेयर होल्डर्स है और डायरेक्टर नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, क्योंकि हमें बिजनेस चलाने के लिए वो लोग चाहिए जो नॉलेजेबल हो, क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस्ड हो, जिनको कैपेबिलिटी हो। ऐसा हर किसी को नहीं बिठा सकते ना। तो हमने क्या करा, हमने कुछ लोगों को चुना और दे वर्क। अब सुनना, एक लाइन बड़ी अच्छी मैं बताऊंगा आपको, जो कि आपको आगे जाके कंपनीज एक्ट में जब हम लोग सेक्शन 177 पढ़ेंगे तब काम में और ज्यादा आएगी। दीज पीपल रन बिजनेस। बेटा ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मैं आपको 177 में पूछूंगा, इसलिए लाइन भूलना नहीं। रन बिजनेस इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स।
मतलब जो भी ओनर्स हैं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में रन करते हैं, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में रन करते हैं। क्या जो बिजनेस आप चला रहे हो, क्योंकि आप, और ये फोकट में काम नहीं कर रहे, ये फोकट में नहीं काम कर रहे, दे चार्जेस क्या, सैलरी और रेम्यूनरेशन, और वो भी छोटा मोटा नहीं। Do you know how much? 11% of net profit. Section 197 to be read along with Schedule number 5 of Companies Act 2013. The company's directors jointly entitled for the 11% of the net profit of the company. Isn't it a huge amount of the money? प्रॉफिट अगर 1000 करोड़ है तो आपको 110 करोड़ रुपए मिलेगा। क्यों दे रहे इतना पैसा? कि तुम्हारे मन में लालच ना आ जाए, तुम्हारे मन में ये ना आ जाए कि यार सारी मेहनत तो हम करते हैं और ये लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे, फिर भी हमें तो फिक्स सैलरी मिल रही है, हम बिजनेस को ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या मिल रहा है? सिर्फ सैलरी मिल रहा है। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं लेकिन हमें क्या मिल रहा है? सैलरी मिल रहा है। प्रॉफिट ज्यादा होता है तो शेयर होल्डर्स को मजा आता है, लेकिन हमें क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। तो आपके मन में ये ना आ जाए, इसीलिए हमने आपको पहले ही प्रॉफिट में हिस्सा दिया। मैंने कहा अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तुम्हें भी फायदा, कम होगा तो तुम्हारा भी नुकसान, तो सोच समझ के काम करना। ये सारे हमने इतने प्रोविजंस इसीलिए डाले, ठीक है। ये जो सेपरेट मैनेजमेंट होता है यही क्या कहलाता है? बीओडी। ये जो लोग हैं, ठीक है, ये फ्यू पीपल, गलत हो गया, चलो कोई नहीं। इस कॉल्ड सच फ्यू पीपल आर कॉल्ड एज, such few people are called BOD, board of directors. They are called as board of directors. ठीक है, आप इसको BOD बोलो और आप सिंपल BOD बोलो और आप डायरेक्टर्स भी बोल सकते हो और आप बोर्ड भी बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, आप कुछ भी बोलो। आप पूरा BOD बोलो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलो, BOD बोलो, डायरेक्टर्स बोलो, बोर्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है नेक्स्ट पॉइंट 30 नंबर का था ना, टर्मिनेशन। लास्ट पॉइंट है मेरे हिसाब से, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। क्या होता है इसका मतलब? इट कैन बी क्लोज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन बट बाय वर्च्यू ऑफ लॉ। भाई इसका जन्म भी तो लॉ से हुआ, तो ये जैसे आपकी और मेरी तरह पैदा नहीं होती तो आपकी और मेरी तरह मरती भी नहीं है। ये मरती भी कैसे है? ये मरती भी बाय लॉ ही है। लॉ में जाकर इसका वाइंडिंग अप होगा। इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ, hence it's created by the law, its entire affairs are conducted by the law, hence it die by the law, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वाइंडिंग अप, ठीक है। दैट्स ऑल द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कितने फीचर हो गए? 13 फीचर हो गए, ठीक है। इतने सारे फीचर्स है कंपनी के, और इन्हीं सारे फीचर्स में आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि कंपनी में और एक पार्टनरशिप फर्म में क्या फर्क होता है, एक कंपनी में और एक प्रोप्राइटरी बिजनेस में क्या फर्क होता है। हमने इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा, मैंने आपको इतना डिटेल में इसलिए पढ़ाया। बच्चे मुझसे कहते हैं सर आप ये फीचर्स को इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते हो? देखो यूट्यूब पे वो टीचर है, वो तो देखो 15 मिनट में पूरा निपटा दिया। सर देखो वो टीचर आधे घंटे में पूरा निपटा देता है। बिल्कुल निपटा देते होंगे, हमें क्यों 1 घंटा लग गया पढ़ने में? क्योंकि प्रॉपर क्लैरिटी। अभी आपको मुझे ये नहीं समझाना कि कंपनी क्या होती है, कैसे काम करती है। कैसे काम करती है फिर भी समझाऊंगा, पर कंपनी क्या होती है, इसके राइट्स क्या है, क्या इसका एग्जिस्टेंस है, ये नहीं समझना। हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस और एच, वो नहीं बताना। हाँ, एक LLP से डिफरेंस जरूर है जो मैं बताता हूँ बच्चों को, छोटा सा एक वो जरूर बताऊंगा। और कल के लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे बेटा, एक लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। कुछ उसके ऊपर केस लॉज है, बड़े बड़े अच्छे केस लॉज है। एक RG फिल्म्स का केस लॉ है, बड़ा फेमस केस लॉ है। एक और है जोन्स वर्सेस लिपमैन का एक केस लॉ है, बड़ा फेमस केस लॉ है। हम लोगों को वो सारे केस लॉज देखने हैं
और वो भी कॉन्सेप्ट समझना है बस आज के लिए, लेकिन इतना ही पढ़ेंगे, राइट। तो अगर आपको कोई डाउट अभी है तो पूछे आप मुझसे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर अप्रैल तक ये कंपनी का कोर्स हो जाएगा क्या? है बेटा तुम्हारा। अप्रैल तक कंपनी का कोर्स। हाँ बेटा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आप लोग इतना चिंता क्यों कर रहे हो मुझे बताओ पहले तो आप। मई में, एक्चुअली मई में एग्जाम देना है, जून कोई में बात नहीं, तो बेटा एक आराम से दे दोगे आप, जून में आराम से एग्जाम दे दोगे बिना किसी परेशानी के। आपको लॉ दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। और बताओ क्या करें। सर एक चीज और हाँ बोलो सर, ना। केसेस इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज पुनीत सर को बोलो ना नोट्स थोड़ा जल्दी करा दे, क्योंकि वो कॉल तो उठाते नहीं है। अच्छा तो हम मैं बोल नहीं पा रहे। सर तक मैं आपका मैसेज कम्युनिकेट कर दूंगा, ठीक है ना। सर को जी मैं बोल सर। दूंगा, एक बार आपका मैसेज दे दूंगा मैं सर को, जी सर, ठीक है थैंक ना। यू सर। ओके चलो, मैं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही बेटा। नहीं सर, अच्छे से समझ आ रहा है। चलिए वेरी गुड।